नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी के लिए जो है टॉपिक लेकर के आए हैं जॉल्टन डीन्स थ्योरी जिसे कहते हैं। इस सिद्धांत से रिलेटेड आपको मैथ पेडागोजी में 1 से 2 क्वेश्चंस जो है 100% जो है देखने को मिलेगा। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये एक कंप्लीट आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। नोट्स पढ़ लीजिए और इसके बाद आपको एमसीक्यूज लगाने होंगे। लास्ट में आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे होगा। इतना कर लिया, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट मंथ बचा है, बिल्कुल आखिरी समय है, तो जो जो टॉपिक्स मैं देता जा रहा हूँ उसको बस रटते जाइए और आखिर में मैं अब कुछ दिनों के बाद मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो देने लग जाऊंगा सिलेबस आधारित। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं उस सबको तैयार कर रहा हूँ, तो उन जो है वीडियोस को ज़रूर देखना। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिलेगा जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए और कमेंट करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी इशू हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, जो पहली बार देने जा रहे हैं प्लीज़ वो जो है इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। मैं इससे पहले भी इस टॉपिक को अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन लोगों ने देख लिया है इस वीडियो को वो पुनः देख लें, दोबारा देख लें, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लें। देखिए, जॉल्टन डीन्स थ्योरी है क्या? तो ये डीन्स का जो सिद्धांत है ये है प्राथमिक गणित, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सीधे सीधे जो है क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, जैसे दिया गया है वैसे ही आपको ऑप्शनल में पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। डीन्स ने बच्चों को गणित सिखाने के, तो ये थ्योरी है गणित सिखाने के संदर्भ में, और ये है अनुभव आधारित या खोज आधारित जो है तरीकों पर जो है जोर देता है। एक्सपीरियंशियल जो है या प्ले बेस्ड जो है लर्निंग पर जोर देता है मैथमेटिक्स को। ठीक है, ये पॉइंट भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चा जो है गणितीय अवधारणाओं को या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को खेल खेल में ठोस सामग्रियों के साथ गणित गतिविधियों द्वारा तथा धीरे धीरे अमूर्त स्तर तक पहुंचकर सीखता है। तो बच्चा यहाँ पे गणितीय अवधारणाओं को ठोस से शुरू करता है, मतलब मूर्त से शुरू करता है, और धीरे धीरे वो अमूर्त स्तर पर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, यह सिद्धांत जो है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्रभावित है। क्यों से कैसे प्रभावित है? जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण दिए थे, इन चारों चरणों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपको यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 हर दोनों पेपर में जो है 3, 4, 5 तक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, पियाजे के 4 चरण, जहाँ पे मूर्त से जो है बच्चा पहले सेंसेस के माध्यम से सीखता है, फिर देखते हैं बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, फिर मूर्त में आता है और धीरे से वो अमूर्त स्तर पे पहुंचता है। ठीक है, तो चरण वाइज है यहाँ पे, इसी तरीके से इसमें भी बताया। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पे भी मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चा सीखता है। ठीक है, जो डीन्स का जो थ्योरी है वो गणित सिखाने के लिए संरचनात्मक अधिगम की संकल्पना दी ने संरचनात्मक अधिगम मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल लर्निंग होती है, स्ट्रक्चर एक बाकायदा एक प्रक्रिया के तहत जो है मैथमेटिकल जो है कॉन्सेप्ट को सिखाने की बात कही। दूसरी बात है यहाँ पे रचनात्मक, मतलब स्वयं बच्चा करके सीखेगा, स्वयं कार्य को करेगा, करके कार्य को करता है, मतलब अनुभव से सीखता है, खोज से सीखता है। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस सिद्धांत में। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत जो है ठोस से अमूर्त की ओर जाने की प्रक्रिया पर आधारित है। जो ऑप्शन जो मतलब मैंने शब्द दिए हैं बिल्कुल एग्जाम में जो पूछे गए शब्दों पर आधारित है। सेम टू सेम आपको ये शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये ठोस से अमूर्त मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर जाने की प्रक्रिया पर आधारित है। इन्होंने जो है इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि बच्चे पहले वास्तविक वस्तुओं से सीखते हैं, फिर चित्रों से, फिर अंत में प्रतीकों से सीखते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद कर लेना। डीन्स ब्लॉक का प्रयोग जो है संख्यात्मक जो है अवधारणाओं को सिखाने में होता है। ठीक है, डीन्स ब्लॉक को जो है मल्टी बेस अरिथमेटिक ब्लॉक्स भी कहा जाता है। ये जो है रंगीन लकड़ी और प्लास्टिक से बने ब्लॉक्स होते हैं जिनका प्रयोग गणित की स्थानिक, अब ये पॉइंट आप लिख लीजिए, स्थानिक मान या प्लेस वैल्यू सिस्टम, जोड़ घटाव गुणा भाग दशमलव संख्याओं जैसी अवधारणाओं को सिखाने में किया जाता है। अच्छे तरीके से इस पॉइंट को रट लीजिएगा। इन जो है बच्चे इन संख्याओं को देख कर, छू करके और सजा करके सीखते हैं।
इससे जो है अमूर्त संकल्पनाएं, जैसे 2 3 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे बच्चा समझेगा 2 3 का मतलब होता है 3 का मतलब होता है इकाई संख्या और 2 का मतलब होता है दहाई संख्या, है ना। तब बनता है यहाँ पे 23 है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से बच्चा कॉन्सेप्ट को समझता है, अमूर्त संकल्पनाओं को समझता है। ठीक है। डीन्स ब्लॉक का जो है प्रयोग से जो है शिक्षण में लाभ क्या होता है, तो बच्चा पहली बात तो ये प्लेस वैल्यू को सीखता है, मतलब स्थानिक मान मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके जो प्लेस वैल्यू होती है ना संख्या में, इसका स्थान क्या है। मान ली 203 है तो 3 का स्थान क्या है, तो ये इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे है, ये सैकड़ा के स्थान पे है। इसी को कहते हैं स्थानिक मान। स्थान को जो है ठोस के रूप में सीखता है, संख्याओं की संकल्पना का निर्माण करता है, या फिर गणितीय सोच को प्रोत्साहन और त्रुटियों की कमी, है ना, इससे जो है लाभ होता है। बच्चा गलतियां कम करेगा जब इस तरीके से ब्लॉक्स का प्रयोग करते हुए हम गणितीय अवधारणाओं को सिखाने का प्रयास करते हैं। बच्चे की गणितीय सोच जो है प्रभावित होगी, प्रोत्साहन मिलेगा उसको, और गणित के सीखने में उसकी मदद होगी। ठीक है। डीन्स का जो सिद्धांत है बच्चों को मॉडल और प्रतीकों के माध्यम से जो है गणित सिखाने पर आधारित है। बच्चों को सक्रिय भागीदारी द्वारा गणित की संरचना समझाने की बात कही, तो गणित की जो संरचना है उसको सक्रिय भागीदारी द्वारा समझाने का जो है डीन्स ने बात कही थी इस थ्योरी के माध्यम से। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बच्चा अपनी गति से सीखता है, इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। बच्चा की अपनी, हर एक बच्चे की अपनी इंडिविजुअल जो है लर्निंग होती है, उसी के माध्यम हर बच्चे की अलग होती है सीखने की क्षमता, और ये जो सीखना होता है ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परिणाम होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको पॉइंट्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस के रूप में। ठीक है। अब आ जाते हैं इनके सिद्धांत के जो चरण है उसको बात कर लेते हैं। तो टोटल 6 चरण इन्होंने डिस्क्राइब किए। पहला जो चरण है जिसे कहते हैं फ्री प्ले, स्वतंत्र खेल। इंग्लिश टर्म भी याद रखिएगा ऐसे जो है चरणों के संदर्भ में, क्योंकि हिंदी में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहला चरण है फ्री प्ले चरण। इसमें क्या होता है, इस जो है स्टेज में बच्चा जो है स्वयं जो है खेलता है, सामग्री से स्वयं खेलता है। इसमें खेल जब स्वयं खेलेगा तो इसमें कोई नियम और निर्देश नहीं दिया जाता है। बस बच्चे को आपने खिलौना ला के दे दिया, डाइंस ब्लॉक दे दिए, और बच्चा उन डाइंस ब्लॉक्स के आधार पर कुछ भी आकृतियां बना रहा है, उसके आधार पर उसको मतलब नहीं है। वो अन्वेषण, वो हो सकता है कि जिस ब्लॉक्स में जो डिब्बे में आया था उस ब्लॉक्स के डिब्बे को देख करके वो सीख रहा है कि अच्छा इसने कार बना रखी है तो मैं भी कार बनाऊंगा। ऐसे बस अन्वेषण से सीख रहा है। यहां पे बात समझ गए। तो ये जो सीखने की जो शुरुआत है, जहां पे बच्चा जिज्ञासा जगाई जाती है बच्चे के अंदर, और सामग्री को वो छू करके, घुमा करके, जोड़ करके, है ना, ये अन्वेषण करता है, मतलब अन्वेषण देख करके सीखना होता है। ठीक है। यहां पे समझ गए। तो यहां पे बच्चा जो है ट्रायल एंड एरर पर आधारित शिक्षण हो रहा है, जहां पे बच्चा बार बार गिराएगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, है ना, फिर इरेज करेगा, फिर बनाएगा, फिर प्रयास करेगा, इस तरीके से वो लर्निंग करता है। बच्चे जो है ब्लॉक्स से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, जैसे मकान बनाना बिना किसी निर्देश के। मकान बना रहा है, पुल बना रहा है, गाड़ी बना रहा है ना, किसी कोई जो है शेप बना रहा है, गणितीय अवधारणा जैसे ट्रायंगल का शेप बनाना हो गया, या रेक्टेंगल हो गया, या डब्बा बनाना, इस तरीके से बहुत सारी आकृतियों को बनाता है। ठीक है। अब दूसरा जो चरण आ जाता है जिसमें कहते हैं प्ले एंड लर्निंग गेम्स कहते हैं। ये जो चरण होता है, यहाँ पे क्या होता है, मुक्त खेल। जो पहले स्टेज में बच्चा मुक्त खेल था, फ्री जो है प्ले कर रहा था, अब यहाँ पे नियमों से बदल जाता है। मतलब यहाँ पे टीचर जो है निर्देशित खेल करवाता है। स्कूल के संदर्भ में टीचर हो गया, घर के संदर्भ में माता पिता हो गए, या कोई भी सगे संबंधी हो गए जो भी उसका लालन पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर निर्देशित खेल करवाता है, और यहाँ पे बच्चों को नियमों की समझ विकसित करने का प्रयास करता है। ये जो स्टेज होता है, बच्चा खेलता है तो वो गणितीय संबंध को स्वाभाविक रूप से समझता है ना। जैसे एक बॉक्स रख दिया और दूसरा बॉक्स रख दिया, तो टीचर सिखा रहा है कि ये 1 + 1 कितना हो गया, तो बच्चा सीख रहा है 2 हो गया, है ना। इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा सकता है। यहाँ पे बात यहाँ पे केवल जोड़ की ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए। तो यहाँ पे गणितीय संबंध को स्वाभाविक रूप से समझने का प्रयास करते हैं इस स्टेज में। नोट कर लीजिएगा, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। यही पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुराने जितने भी सीटेड, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं, और डाइंस थ्योरी आती है, हर टीचिंग थ्योरी में डाइंस थ्योरी जरूर आती है, और वहां पे यही सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
बच्चों को जो है ब्लॉक्स होता है, डाइस ब्लॉक्स होता है, केवल एक निश्चित क्रम में रखने का नियम दिया जाता है। अब निश्चित क्रम में हो गया, जैसे अब यहाँ पे गणितीय अवधारणाओं को समझ रहा है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे रंगों को एक साथ रखने के दिया कि बड़े से छोटा रखिए और इस क्रम में रखिए, पहले रेड रखना है, फिर ग्रीन रखना है, फिर ब्लू रखना है, इस तरीके से कुछ भी बताया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ नियम बताए जाते हैं कि इसी तरीके से सभी को काम करना है, ब्लॉक्स को रखना है ना, जैसे ये रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, लूडो या पासे के खेल से बच्चों को संख्याएं जोड़ना और संभावना प्रोबेबिलिटी का अनुमान मिलता है, ठीक है। बच्चे दोस्त के साथ खेलते हैं और हंसते खेलते जोड़ना सीख जाते हैं। जैसे अगर कोई नियम तोड़ता है तो गेम रुक जाता है। इससे बच्चा समझता है कि नियम बहुत ज़रूरी है। तो भाई बच्चों के साथ ये गेम खिलाया गया, टीचर ने खिलाया बच्चों के साथ और कहा कि जो भी, जैसे अक्सर हम लोग अपने बच्चों के साथ खेलते हैं गेम और फिर कहते नहीं है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम आउट हो जाओगे या बाहर चले जाओगे, फिर ये पास है, इस तरीके से। तो यहाँ पे वही चीज़, यहाँ पे नियम से जो है बच्चों को गणितीय अवधारणा सिखाने का प्रयास किया जाता है, जिससे बच्चा जो है नियम से बंधा रहेगा और नियम को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा चरण, जिसे कहते हैं सर्चिंग फॉर कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, या फिर कह सकते हैं कंपैरिजन स्टेज, तुलना जो है चरण या सामान्य विशेषताओं की खोज इसे कह सकते हैं। अब देखिए इस चरण में क्या होता है कि इस चरण में बच्चे जो है विभिन्न खेलों या गतिविधियों की तुलना करते हैं और उनमें समानताएं ढूंढते हैं। तो देखिए विभिन्न गतिविधियां कर रहा है बच्चा और गतिविधियों से तुलना करने के प्रयास कर रहा है, फिर उनमें समानताएं ढूंढने का प्रयास कर रहा है। जैसे एक ही गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न तरीकों और अलग अलग सामग्रियों से सिखाना, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो यहाँ पे कॉमन चीजें ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। इससे बच्चों के अंदर जो है गणित के संदर्भ में गहरी जो है समझ विकसित होती है। वो पैटर्न को समझता है, पैटर्न की खोज करता है। ऐसे बहुत सारे जो है पैटर्न आधारित जो है खेल आते हैं, गेम्स आते हैं, उनके माध्यम से आप सिखा सकते हैं। अलग अलग चीज़ों से वही गेम खेलो और देखो क्या एक जैसा है। बच्चे नोटिस करते हैं कि सभी त्रिकोणीय ब्लॉक्स में 3 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए सेम चीज़ देख रहा है कि यहाँ पे त्रिभुज जो है इनमें 3 ही आकृतियां होती हैं, ठीक है, मतलब 3 जो है भुजाएं होती हैं। यहाँ पे बात समझ गए। नेक्स्ट है चौथा चरण, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व चरण। अब रिप्रेजेंटेशन होगा मतलब यहाँ पे बच्चा ठोस सामग्री से हट करके तीसरे वाले स्टेज में, सभी स्टेजेस में देखिए आप उसको बच्चे को ठोस सामग्रियां दी जा रही हैं, है ना। अब यहाँ पे ठोस सामग्री हट रहा है, मतलब मूर्त जो सामग्री दी जा रही थी बच्चों को खेलने के संदर्भ में, मैथमेटिक्स को समझने में, वो हट करके अब वो चित्रों पे आ गया। चित्र, डायग्राम और मॉडल्स से जो है सीखता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा चित्रों या डायग्राम का प्रयोग करते हुए बच्चा जो है किस स्टेज में सीखता है, तो रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व चरण में सीखता है। एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। रंग हो, आकार हो, आकृति हो, सामग्री हो, किसी भी चीज़ को मैंने उदाहरण के तौर पे आपको दिया है। यहाँ पे बच्चे का जो है अधिक स्थायी ज्ञान जो है प्रदान करना होता है, ये मूल उद्देश्य होता है। बच्चे जो है वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा बस, गणितीय संरचनाओं को सीखते हैं। जो सीखा है उसे ड्राइंग या चित्रों से बनाओ। बच्चे ब्लॉक्स की व्यवस्था को कागज पर त्रिकोण या आयत के रूप में चित्रित करते हैं, ठीक है। त्रिभुज को केवल एक ही प्रकार से ना दिखा करके विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बच्चों को दिखाना होता है। अब विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विकर्ण त्रिभुज, इन सभी त्रिभुजों को जो है दिखाना होता है। ब्लॉक्स की जगह पेपर लाइन खींचो, जैसे 2-3 लाइंस जो है 2 लाइंस खींचा, प्लस जो है 3 लाइंस खींचा और यहाँ पे हो गया 5 लाइंस, है ना। तो काउंटिंग, जोड़ घटाना, सब कुछ जो है यहाँ पे चित्रों के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पांचवा चरण, जिसे कहते हैं सिंबलाइजेशन या प्रतीकीकरण। अब यहाँ पे क्या होता है, इस चरण में बच्चे अवधारणा को प्रतीकों, संकेत या गणितीय भाषा में व्यक्त करना सीखते हैं। अब बच्चा जो है अमूर्त प्रतीकों का उपयोग करता है, जैसे ब्लॉक्स में 5 + 3 = 8 का उपयोग करता है। बच्चे त्रिकोण को त्रिभुज के प्रतीक से समझेगा और 3 भुजाएं होती हैं इनमें, इस रूप में वो व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे प्रतीकीकरण हो गया, सिंबल से जो है सीखने का प्रयास करता है। अब आखिरी चरण की बात करें तो फॉर्मलाइजेशन होता है। अंतिम चरण में बच्चे अवधारणा को पूर्ण रूप से सीख लेते हैं। तो पूर्ण अमूर्त हो गया। औपचारिक स्तर, जैसे पियाजे का आखिरी चरण जो होता है अमूर्त स्तर होता है,
वही यहाँ पे हो गया। यहाँ पे नियम, प्रमेय, फॉर्मूला, सामान्यीकरण सब चीज़ें जो है गणितीय अवधारणाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें, क्योंकि ये थ्योरी गणित के संदर्भ में, इसलिए हम गणितीय अवधारणाओं का बार बार नाम जिक्र करते हैं। यहाँ पे औपचारिक जो है मतलब गणितीय नियमों और संरचनाओं को समझते हैं और उन्हें लागू करते हैं। औपचारिक मतलब अमूर्त रूप से चीज़ों को, नियमों को, संरचनाओं को लागू करना सीखते हैं। ठीक है, इस चरण जो है ये उच्चतम स्तर होता है। तो यहाँ पे उच्चतम स्तर होता है और उच्चतम स्तर की जो है सोच यहाँ पे बच्चे को विकसित की जाती है। बच्चे त्रिभुज के गुणों को औपचारिक रूप से समझते हैं और कोणों का योग 180 होता है। तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये यहाँ पे ये सीखते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो गया एंगल, है ना, 180 डिग्री, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस अवधारणा को यहाँ पे बच्चा सीखने का प्रयास करता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जो थ्योरी हो गई हमारी कंप्लीट। अब आ जाते हैं डीन्स थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो जोल्टन डीन्स का जो सिद्धांत है वो मुख्यतः किस पर आधारित है? लास्ट तक क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, आपके काम के वीडियो है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं, अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, जबकि एक बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है। इसलिए हड़बड़ाइए मत। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो 102 बार वीडियो देखिए और उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके आपको चीज़ें बहुत क्लियर होने लगती है। जब आप नोट्स बनाते हैं तो अपनी भाषा में समझने का भी प्रयास करना शुरू कर देते हैं। जल्दबाजी में किसी भी चीज़ को मत करिए। 25 लाख लोगों ने इस जो है इसका फॉर्म भरा है और यकीन मानिए करीब करीब 3.5 से जो है 4 लाख बच्चा यहाँ पे केवल पास होता है। लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है 18 से 19% तक जाता है। इसलिए मन लगा के पढ़िए। आखिरी का समय है तो किसी भी चीज़ को छोड़िए मत। जिन जिन टीचरों से आप पढ़ना पसंद करते हो उन टीचर्स के पेपर्स लगाइए और थ्योरी नोट्स तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, जैसे मैं इन थ्योरीज को करा रहा हूँ। मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगा। आपको किसी भी चैनल में थ्योरी इस तरीके से नहीं दी जाती है, वो सब पेड बैच होते हैं। आप मेरी थ्योरीज को देख करके आप अब कुछ हद तक आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जोल्टन डीन्स का जो सिद्धांत है मुख्यतः किस पर आधारित है? तो यहाँ पे देखिए, पहले का आंसर है संरचनात्मक अधिगम पर आधारित है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल लर्निंग, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल लर्निंग में क्या होता है, बच्चा जो है स्वयं से सीखने का प्रयास करता है। स्वयं से सीखना होता है, सीखने का प्रयास करता है, स्वयं से कार्य गतिविधियां करता है। तो गतिविधियां जो है करेगा कौन? यहाँ पे बच्चा करता है। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने गणितीय अवधारणा को समझने के लिए मूर्त से अमूर्त जो है सिद्धांत किसने दिया था? अब देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है जल्दबाजी में तुरंत पियाजे लगा देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे बोला गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए, तब आपको डीन्स थ्योरी आंसर लगानी है। यहाँ पे सी आंसर नहीं लगाना है। इनकी थ्योरी पियाजे के जो है मतलब पियाजे से जो है कॉपी पेस्ट लगती है, लेकिन आपको आंसर ए ही देना है। ठीक है, डीन्स द्वारा बताई गई जो है पहली अवस्था क्या है? तो देखिए, पहली अवस्था आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बच्चा सिर्फ केवल बिना किसी नियम के चलता है। बस उसको एक गेम दे दिया गया, खिलौना दे दिया गया और वो खिलौने को खेल रहा है, अपना गणितीय चीज़ों को सीख रहा है ना। तो यहाँ पे 5 से 6 साल तक का बच्चा जो है डाइन्स ब्लॉक का प्रयोग करता है, अन्वेषण विधि द्वारा सीखता है, अन्वेषण विधि द्वारा सीखता है, अपने वातावरण से सीखता है, वातावरण का प्रयोग करते हुए सीखता है, आसपास के माहौल से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डीन्स के अनुसार जो है बच्चों द्वारा फ्री प्ले चरण में की गई गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पहला चरण है और इसमें क्या होता है कि गणितीय संरचनाओं को स्वतः खोज पाना। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नियमों की बात ही नहीं हुई है, प्रतीकों की बात नहीं हुई है, औपचारिक तो बिल्कुल आखिरी वाला हो गया। तो यहाँ पे सी आंसर हो गया। जब तक आपको ये थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डीन्स ने कुल कितनी जो है शिक्षण जो है अवस्थाओं की पहचान की है? तो कुल टोटल शिक्षण अवस्थाओं की बात करें तो टोटल है 6। पांचवें का आंसर है ऑप्शन बी। पांचों बिल्कुल अच्छे तरीके से, 6 जो है उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, 2.5 3 इकाई 23 को ब्लॉक्स की मदद से समझाना डीन्स के जो है स्तर पर किस स्तर पे आता है? अब देखिए, 6वें का आंसर है रिप्रेजेंटेशन, जिसे कहते हैं प्रतिनिधित्व चरण। प्रतिनिधित्व चरण कहते हैं और ये 4th स्टेज है। ठीक है, यहां पे एक ही अवधारणाओं को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। यहां पे बात समझ गए?
डीन्स ब्लॉक का उपयोग मुख्यतः किस विषय को पढ़ाने में किया जाता है? तो यार ये बात आंसर आपको पता चल गई है, आंसर हो गया सी। डीन्स ब्लॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए संख्या अक्षर सिखाने के लिए या रंग पहचानने के लिए, विज्ञान। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर दिखना है, संख्यात्मक अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जाता है, गणितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए किया जाता है, स्थानिक मान को सिखाने के लिए किया जाता है। डीन्स के अनुसार बच्चों को गणित कैसे सिखाया जाना चाहिए? तो भैया केवल रट कर सिखाना चाहिए, या परीक्षाओं के माध्यम से, या पुस्तकों के माध्यम से। रचनात्मक गतिविधियां हम बच्चों के साथ करा सकते हैं, तो खेल और गतिविधियां आधारित के माध्यम से। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। परसेप्चुअल जो है वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल का तात्पर्य क्या होता है? अब देखिए 10वें का आंसर क्या है? तो परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल का आंसर होता है मतलब किसी भी अवधारणाओं को सिखाते हुए अलग अलग रूपों से परिचित करना। मतलब त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के बहुत सारे रूप जो होते हैं, वो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज, इस तरीके से त्रिभुजों का परिचय कराना। तो एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कराना। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। डीन्स के अनुसार गणितीय अवधारणा का विकास किस रूप में होता है? तो गणितीय अवधारणा का विकास एक तो चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा होता है। 6 चरण बताए गए हैं, जैसे कि पियाजे में बताए गए थे, है ना, इसी के द्वारा होता है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बना के देंगे किसी तरीके से घुमा फिरा करके, और फिर आंसर आपको यही इन्हीं में से कुछ चूज करना होगा। कई बार जो है चीजें ऐसे ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको थ्योरी अगर आपको पता है, उसके बारे में पता है, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है डीन्स या डाइन्स का जो है सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर तुलना करना, नियमों से खेलना, मुक्त जो है खेल, लेकिन रट कर सीखना जो है ये थ्योरी का हिस्सा नहीं है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व चरण रिप्रेजेंटेशन अवस्था में क्या किया जाता है? तो रिप्रेजेंटेशन अवस्था में प्रतिनिधित्व चरण जो कि चौथा चरण है, 4th नंबर का चरण है, इसमें क्या होता है बताइए? इसका सही आंसर है प्रतीकात्मक गणना होती है। जैसे प्रतीकों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? माचिस की तीलियों से त्रिभुज की आकृति, आयत की आकृतियां बनाना, वर्ग की आकृतियां बनाना कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए? चलिए, जब शिक्षक जो है बच्चों को ब्लॉक्स का प्रयोग करके अलग अलग तरीके से त्रिभुज बनाने को कहता है, तो डीन्स के किस चरण में आता है ये उदाहरण? तो देखिए अलग अलग तरह के त्रिभुज बनाने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व चरण, त्रिभुज के विभिन्न विभिन्न रूपों से परिचय कराना होता है। 14वें का आंसर हो गया सी। डीन्स का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों को गणितीय अवधारणाएं सिखाना, यही उसका मूल उद्देश्य था। सजा देना नहीं था, डरा कर पढ़ाना नहीं था, अंक दिलाना नहीं था। आंसर हो गया, देखिए बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। आपको चीजें तुरंत समझ में आ जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलते हैं, है ना। तो आप क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व किया करिए, ज्यादा से ज्यादा। आखिरी समय है, पेपर ज्यादा से ज्यादा आप लगाइए, ताकि आपके नंबर अच्छे आए और पास होने के चांसेस बने रहें। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मैं अभी यार मेरा सिलेबस तैयार नहीं है, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं उनको कहता हूं कि पिछले 10 साल का पेपर, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से जो है पेपर लगा लो, कंप्लीट पेपर लगा लो, बहुत मन लगा के। वक्त दो पेपर, अगर पेपर सॉल्व भी कर रहे हो ना 5 से 10 मिनट में, है ना, पेपर मतलब सीडीपी अगर 5 से 10 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, या मैथ 5 से 10 मिनट में कर रहे हो, तो भी उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को पढ़ो, चारों ऑप्शंस को पढ़ो। इससे आपकी समझ बढ़ेगी। आंसर आप तो पहले ही लगा चुके हैं, लेकिन आपकी समझ बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। अब आ जाता है 16वें क्वेश्चन की ओर। देखिए, खेल अवस्था में टीचर का क्या कार्य होता है? तो खेल अवस्था में जो टीचर का कार्य होता है वो है निर्देश देना और नियम बताना। और ये कौन सा स्टेज माना जाएगा? सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में जो है टीचर निर्देश देता है। ठीक है। डीन्स सिद्धांत में कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए? तो भैया यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे मूर्त से अमूर्त की बात कही गई है, तो बस इसका आंसर हम दे देंगे ऑप्शन यहाँ पे कॉन्क्रीट मतलब मूर्त अवस्था, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त अवस्था। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। डीन्स ब्लॉक को किस और नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसे मल्टी ब्लॉक्स जो है के रूप में जाना जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, बहुधर्मी ब्लॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। अनुभव आधारित गणित शिक्षण को किसने बढ़ावा दिया है? तो अनुभव आधारित गणित शिक्षण को डीन्स ने जो है बढ़ावा दिया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। डीन्स के अनुसार कौन सा अधिगम सबसे पहले आता है?
तो अगर हम सबसे पहले अधिगम की बात करें तो 20 का आंसर है यहाँ पे ठोस। ठोस माध्यम से बच्चे को सिखाना, फिर जाकर के हम अमूर्त की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। डीन्स सिद्धांत किस प्रकार के शिक्षण को प्राथमिकता देता है? तो अगर हम इसके प्राथमिकता की बात करें तो यहाँ पे सक्रिय निष्क्रिय तो खोज होगा नहीं, रटन तो विद्या होगी नहीं, पुस्तक आधारित की बात ही नहीं कर रहा, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स आप जरूर तैयार कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके करीब करीब 50% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा सकता है अगर सही से ध्यान लगाया तो। ठीक है, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। ये आपके 50% से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करा सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स। जिन बच्चों ने ये टैग वर्ड्स तैयार नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द ही इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। बेस्ट से बेस्ट वीडियो होगा, आपको किसी चैनल में आपको नहीं मिलेगा। जितना बेहतरीन मैं वीडियो बना करके आपको देता हूं, रिप्रेजेंट करके देता हूं, वैसा आपको पेड बैच में ही मिलता है। तो आप कमेंट कीजिएगा कि पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स पे वीडियो बना दिया जाए, तो मैं उसको जरूर बना दूंगा। चलिए, 21वां क्वेश्चन है, डीन्स सिद्धांत किस प्रकार के शिक्षण को प्राथमिकता देता है? तो देखिए, ये जो सिद्धांत है ये खोज आधारित, वही सेम चीज, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये क्या 2 बार रिपीट हो गया क्या? मैंने 2 बार आंसर बता दिया है गेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीन्स का दृष्टिकोण जो है किस प्रकार का है? जो दृष्टिकोण है ये विशुद्ध सैद्धांतिक तो नहीं है, सिद्धांतों पर आधारित नहीं, बल्कि इनका जो है गतिविधि पूर्ण जो है दृष्टिकोण है, व्यवहारिक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। केवल तो निगेटिव टैग वर्ड में ही काट देंगे हम, और विशुद्ध जो है ना, ये भी तुरंत हट जाएगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर एक बच्चा ब्लॉक्स और बीन्स दोनों का प्रयोग करते हुए 2 + 3 = 5 सीखता है तो वो डाइनेस किस चरण में आता है? 23वें का देखिए आंसर। यहां पे जो चरण होगा वो औपचारिकीकरण चरण होगा। ये लास्ट जो फॉर्मलाइजेशन होता है ना, उसकी बात कर रहा है। ठीक है। डायंस के सिद्धांत पर जो है किस मनोवैज्ञानिक का प्रभाव रहा? तो ये आंसर हो गया ऑप्शन पियाजे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, 100 लाइक्स, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। लास्ट मंथ है, बहुत ही आखिरी समय है, तो बिल्कुल भी चूकिए मत, मन लगा के पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, पेपर्स लगाइए, और कोई भी टॉपिक कमज़ोर है तो बेझिझक जो है कमेंट आप कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड 101% आपको वीडियो दूंगा, नहीं तो कुछ भी होगा आपको मैं ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।